नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और एक बार फिर से हम पेश है अपना खास कार्यक्रम लेके प्रधानमंत्री। अब तक हमने 7 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में, उनके अहम फैसलों, उनसे जुड़ी अनजानी घटनाओं को देखा, समझा। अब इसके बाद का दौर भारतीय लोकतंत्र के गैर कांग्रेसी पहलुओं का आता है और इस दौर में सबसे पहला नाम है 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का। हालांकि वो भी कांग्रेस की क्यारी में ही पुष्पित और पल्लवित हुए थे, लेकिन नियति ने उनको प्रधानमंत्री कुर्सी तब दी जब उन्होंने इस क्यारी से अलग जमीन पर अपनी जड़ें जमाई। वीपी सिंह के अलावा आज प्रधानमंत्री के चौथे एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। दिसंबर 1989 में जब मांडा रियासत के वारिस विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने तो यह नारा उनको जमीन से जुड़ा बताने के लिए गढ़ा गया था। एक रियासतदार के लिए भारत के बहुसंख्यक गरीब वंचित से तादाद में बिठाना और उनमें भरोसा पैदा करना काफी मुश्किल था, लेकिन वीपी सिंह ऐसा बखूबी कर पा रहे थे। पीएम की कुर्सी संभालने से पहले वीपी सिंह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री पद से लेकर केंद्र में तमाम अहम मंत्रालय तक संभाल चुके थे, लेकिन कहीं ज्यादा दिन नहीं टिक पाए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनका कार्यकाल महज 11 महीनों का ही रहा। सोलह मई 1987 को दिल्ली के बोट क्लब ग्राउंड में कांग्रेस की एक बड़ी रैली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसमें भाषण देने वाले थे। रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके और राजीव पर हमलावर वीपी सिंह ने तय किया कि उन्हें भी इस रैली में शामिल होना चाहिए। राजीव ने भाषण देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज हमें याद रखना है कि कैसे हमारे बीच से मीर जाफर उठे थे, जयचंद उठे थे। भारत को बेचने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए उनको हम करारा जवाब देंगे। वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी अपनी किताब द डिसरप्टर हाउ वीपी सिंह शूक इंडिया में लिखते हैं कि जयचंद कथित रूप से वीपी सिंह के पूर्वज थे। राजीव का इशारा साफ था। वीपी अपमानित हुए, वो तत्काल रैली छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद ही वीपी सिंह ने मन बना लिया कि वो राजीव को पीएम पद से हटाकर ही दम लेंगे। बोफोर्स और HDW पनडुब्बी जैसे रक्षा सौदों में दलाली को लेकर वीपी सिंह ने केंद्र की राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से दूर हो गए। न ही उनके पास कोई संगठन था और न किसी विचारधारा का आलंबन। ऐसे में सिर्फ अपनी साफ सुथरी और ईमानदार राजनेता की छवि के सहारे वो देश के राजनीतिक आकाश में धूमकेतु की तरह छा गए। बोफोर्स मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच गए और इस मुद्दे को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। इस चुनाव में वीपी सिंह की पार्टी जनता दल ने 143 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 197 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन से बने मोर्चे के नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह के सियासी जीवन से जुड़े 3 किस्से सबसे ज्यादा मशहूर रहे। पहला, विश्वनाथ प्रताप सिंह का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना। दूसरा, राजीव गांधी से सीधी सियासी तकरार, राजनीतिक लड़ाई। और तीसरा, बतौर प्रधानमंत्री मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना, जिसकी वजह से ओबीसी आरक्षण का रास्ता विश्वनाथ प्रताप सिंह की वजह से साफ हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह का ज्यादातर राजनीतिक सफर
कांग्रेस में ही बीता और इसी दौरान वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वीपी सिंह ने अपनी सरकार के दौरान एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, देश में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का। वीपी सिंह के इस फैसले से आरक्षण की सीमा 50% तक तय हो गई और ओबीसी को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल गया। वीपी सिंह सरकार के इस फैसले से सवर्ण समुदाय नाराज हो गया। इसे लेकर देश भर में आंदोलन भी हुए। एक समय जो समाज वीपी सिंह को हीरो के तौर पर देख रहा था, वही समाज अब उन्हें खलनायक मान रहा था। उनके विरोधी मानते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था। वीपी सिंह सरकार 2 बैसाखियों पर चल रही थी। इसी बीच अक्टूबर 1990 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की बहुचर्चित रथ यात्रा को रोक दिया। बिहार के समस्तीपुर जिले में इस यात्रा को रोका गया था और साथ ही लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिर बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और नवंबर 1990 में वीपी सिंह सरकार गिर गई। वीपी सिंह सरकार गिरने के बाद अपनी ही पार्टी के 64 सांसदों के साथ अलग होकर क्रांतिकारी, जोश और गर्म स्वभाव वाले आदर्शवादी चंद्रशेखर ने सरकार बनाई। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे। वो एक ऐसे युवा तुर्क नेता के रूप में सामने आए जिसने दृढ़ता, साहस और ईमानदारी के साथ निहित स्वार्थ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चंद्रशेखर ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी जनता पार्टी बनाई थी। जिस कांग्रेस का विरोध करके जनता दल सत्ता में आई थी, उसी के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे। चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में लिखते हैं कि राजीव के करीबी आर के धवन एक दिन अचानक मेरे पास आए। कहा कि राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसके बावजूद मैं उनके साथ गया। राजीव गांधी ने मुझे देखते ही पूछा कि क्या आप सरकार बनाएंगे? मैंने जवाब दिया कि सरकार बनाने का मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है, मेरे पास पर्याप्त संख्या भी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाइए, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। महज 3 महीने ही बीते थे कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस का आरोप था कि चंद्रशेखर की सरकार उनके नेता राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है। मार्च 1991 में चंद्रशेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि सरकार अल्पमत में आ गई थी। और फिर अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक यानी 21 जून 1991 तक चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। यूपी के बलिया जिले के इब्राहिम पट्टी गांव के किसान परिवार में जन्मे चंद्रशेखर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे। चंद्रशेखर अपने छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर आकर्षित हो गए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर डिग्री करने के बाद वो समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए। वो यूपी से राज्य प्रज्ञा समाजवादी पार्टी के संयुक्त सचिव बने। इसके बाद 1955-56 में वो यूपी में राज्य प्रज्ञा समाजवादी पार्टी के महासचिव बने। 1962 में उन्हें यूपी से राज्यसभा के लिए चुना गया। ये आंदोलन किया है
हम नहीं चाहते इस देश में कोई सरकार से। चंद्रशेखर ने 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक दक्षिण के कन्याकुमारी से नई दिल्ली में राजघाट तक लगभग 4260 किलोमीटर की मैराथन दूरी पैदल तय की थी। उनकी इस पदयात्रा का एकमात्र लक्ष्य लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को समझना था। सरकार से भयभीत हो, हम नहीं चाहते किसी की आजादी के ऊपर। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त अर्थव्यवस्था बेहद मुश्किल दौर में थी। रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं, खाड़ी के युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा था। इराक अमेरिका का दुश्मन था, लेकिन भारत से अच्छे संबंध थे। भारत को आईएमएफ से कर्ज की दरकार थी। समस्या यह थी कि आईएमएफ से 2/3 से ज्यादा वोट अमेरिका के थे। ऐसे में भारत को कर्ज मिलना मुश्किल था। उस समय के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने अमेरिका से बात की। अमेरिका ने शर्त रखी कि जब उनका जहाज इराक पर हमला करेगा तो उसकी लैंडिंग के लिए बेस और रिफ्यूलिंग की जगह भारत उसे दे। इसके बदले वो भारत को कर्ज दिलाएगा। चंद्रशेखर ने यह शर्त मान ली, लेकिन इस रकम से काम नहीं बना। पीएम चंद्रशेखर, उनके वित्त सलाहकार मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और आरबीआई के गवर्नर ने मिलकर देश का सोना गिरवी रखने का फैसला किया। तब तक 1991 की फरवरी आ गई और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर जून तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान सोना गिरवी रखने की डील फाइनल हुई। जुलाई में रिजर्व बैंक ने 46.61 टन सोने को गिरवी रखा। और $400 मिलियन जुटाए। तब तक नरसिम्हा राव की सरकार आ चुकी थी। मुद्दे ने जोर पकड़ा तो सदन में मनमोहन सिंह को सफाई देनी पड़ी। हालांकि आर्थिक हालत में सुधार हुआ तो सोना वापस खरीद लिया गया, लेकिन सोना गिरवी रखने की घटना एक दाग की तरह इतिहास में दर्ज हो गई। चंद्रशेखर ने हमेशा व्यक्तिगत राजनीति का विरोध किया, हमेशा खिलाफत की। चंद्रशेखर ने वैचारिक और सामाजिक राजनीति का जो परिवर्तन लेकर आए उसका समर्थन किया था। इमरजेंसी के दौरान चंद्रशेखर जेल भी गए थे। सियासत से इतर चंद्रशेखर के व्यक्तित्व के ढेरों प्रशंसक थे, बहुत लोग मुरीद थे। लंबी बीमारी के बाद 8 जुलाई 2007 को चंद्रशेखर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। चंद्रशेखर के इस्तीफे के बाद नए सिरे से चुनाव हुए। जून 1991 में एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आई और पीएम बने देश में आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाने वाले पीवी नरसिम्हा राव। भारत रत्न से सम्मानित बहुभाषावादी नरसिम्हा राव राजनीति के अलावा कला, संगीत और साहित्य आदि की अच्छी समझ रखते थे। 21 मई 1991 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर था। नरसिम्हा राव प्रचार के सिलसिले में नागपुर में थे। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर तमिलनाडु में आत्मघाती हमला हुआ। जिसमें राजीव गांधी की मौत हो गई।
इसके बाद CWC की इमरजेंसी मीटिंग में अर्जुन सिंह ने सोनिया को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव भी दिया, लेकिन नरसिम्हा राव के साथ साथ महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार इसके खिलाफ थे। आखिरकार सोनिया गांधी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। चौबीस मई 1991 को राजीव गांधी का अंतिम संस्कार हुआ और 25 मई से सोनिया गांधी ने नया पार्टी अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू की। कई दावेदारों के बीच 29 मई 1991 को एक बार फिर CWC की मीटिंग हुई। जिसमें PV नरसिम्हा राव सर्वसम्मति से कांग्रेस प्रेसिडेंट चुन लिए गए। 18 जून को नतीजे आए तो कांग्रेस 232 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अर्जुन सिंह ने संसदीय दल के नेता के तौर पर PV नरसिम्हा राव का नाम रखा। इसी के साथ राव का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। PV नरसिम्हा राव की कैबिनेट में शरद पवार रक्षा मंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया और अर्जुन सिंह को मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिला। बाद में वो आंध्र प्रदेश की नांदयाल सीट से उपचुनाव लड़े और जीते। राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। PV नरसिम्हा राव भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव बेहद शांत स्वभाव के थे। बातचीत से ज्यादा नरसिम्हा राव काम करने में विश्वास करते थे। कांग्रेस के प्रति नरसिम्हा राव पूर्ण रूप से समर्पित थे। यहां तक कि इंदिरा गांधी का उन्होंने आपातकाल तक के वक्त में पूरा समर्थन किया और जब कांग्रेस में विघटन हुआ तब भी PV नरसिम्हा राव इंदिरा गांधी के ही साथ थे। PV नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुला पार्टी वेंकट नरसिम्हा राव था। PV नरसिम्हा राव 1962 से 1971 तक आंध्र प्रदेश के एक मजबूत राजनेता थे। सन 1971 से 1973 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना योगदान दिया था। वहीं प्रधानमंत्री रहते उनके योगदान की बात करें तो राव को व्यापक आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है, जिन्होंने 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ फिर से एकीकृत किया। शिक्षा नीति और राष्ट्रीय स्तर पर नवोदय विद्यालयों के रूप में आवासीय विद्यालयों की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। PV नरसिम्हा राव ने अपने कार्यकाल के दौरान परमाणु सुरक्षा की मजबूत नींव रखी थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के रिश्ते ठीक नहीं रहे। ऐसा कहा जाता है कि सोनिया गांधी को राव से जैसी उम्मीदें थीं, वो उन पर खरे नहीं उतरे।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू अपनी किताब 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में लिखते हैं, पीवी नरसिम्हा राव पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने सरकार की कमान संभाली और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखा, कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण किया और यह साबित किया कि नेहरू गांधी परिवार से परे भी उम्मीद रखी जा सकती थी। पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री बनना बेहद आश्चर्यजनक रहा, लेकिन इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय रहा उन पर लगे भ्रष्टाचार और हवाला में शामिल होने के आरोप। इसके साथ साथ 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवकों की तरफ से अयोध्या में विवादित ढांचे को ढाना शुरू किया गया, कहा गया कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पूजा करने चले गए थे और घंटों तक पूजा करते रहे। जब विवादित ढांचा गिर गया, उन्होंने पत्रकारों को बुलाया और कहा कि इस घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। राव के पीएम बनने के कुछ महीनों बाद सोनिया गांधी को लगने लगा कि नरसिम्हा राव नेहरू गांधी परिवार के महत्व को लगातार कम कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब में लिखते हैं कि 1992 में राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के बीच खाई को गहरा कर दिया। ये तलखी इतनी बढ़ी कि 2004 में जब नरसिम्हा राव का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया। विनय सीतापति अपनी किताब में राव के बेटे प्रभाकर के हवाले से लिखते हैं कि हमें महसूस हुआ कि सोनिया गांधी जी नहीं चाहती थी कि हमारे पिता का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। वो ये भी नहीं चाहती थी कि यहां उनका मेमोरियल बने। इसके बाद नरसिम्हा राव का हैदराबाद में अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के समय मनमोहन सिंह मौजूद थे। उनकी कैबिनेट के कई मंत्री और बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी वहां पहुंचे थे। लेकिन सोनिया गांधी नहीं आई थी। प्रधानमंत्री में फिलहाल इतना ही। आगे आपको बताएंगे दूसरे प्रधानमंत्रियों के बारे में, उनसे जुड़े रोचक अनसुने किस्सों के बारे में।